हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब ऐसी क्या चीजें हुई जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशन था वो एक एस्केलेटेड लेवल पे था या बढ़ चुका था। एंड सेकेंडली हम देखेंगे इस रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए। अब लास्ट वीडियो में तो हमने देखा था किस तरीके से जो लोग थे, वो जो किंग था, कौन, किंग लुइस द 16, उससे काफी ज्यादा परेशान थे। एंड बिकॉज लोग किंग से परेशान थे इसीलिए उन लोगों ने बैस्टिल पे अटैक किया, जो कि एक प्रिजन थी। वहां से उन्होंने प्रिजनर्स को फ्री किया। तो कुछ रीजंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे जिसकी वजह से जो ट्रेजर था किंगडम का वो खाली हो चुका था, राइट। एंड लुइस 16 ने सोचा कि अगर हमें अपने ट्रेजर को वापस लेकर आना है तो हमें जो टैक्सेस है उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रांस में एक सिस्टम था, एंड वो सिस्टम क्या था कि कोई भी मोनार्क या कोई भी किंग ये डिसीजन कि किस तरीके से टैक्सेस को बढ़ाए जाए, इस डिसीजन को अकेले नहीं ले सकते थे। इसके लिए एक पॉलिटिकल बॉडी या एक पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था एस्टेट जनरल असेंबली। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब एस्टेट्स जनरल असेंबली के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो नेम से ही आपको समझ आ गया, वो एस्टेट्स यानी कि तीनों एस्टेट के मेंबर थे, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट हो, चाहे सेकंड एस्टेट हो, चाहे थर्ड एस्टेट हो, ठीक है। अब ये जो तीनों एस्टेट के मेंबर्स थे, इनमें एक रूल था, और रूल क्या था कि हर एक एस्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, राइट। यानी कि वन एस्टेट एंड वन रिप्रेजेंटेटिव, व्हिच मींस दैट वन एस्टेट इज इक्वल टू वन वोट। और ये वोट कौन देता था? जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता था हर एक, मतलब अपनी रिस्पेक्टिव एस्टेट्स का, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, ठीक है। ये लोग मिलके फॉर्म करते थे इस एस्टेट्स जनरल असेंबली को। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इनका काम था टू डिसाइड कि टैक्सेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इंपोज किया जाए, बढ़ाए जाए या कम करवाए जाए। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो मोनार्क या किंग ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकते थे, लेकिन इस एस्टेट जनरल असेंबली को बुला सकते थे या कॉल कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ मोनार्क। मतलब ये जो मीटिंग थी इसको कॉल कर सकता था सिर्फ और सिर्फ जो मोनार्क था या जो किंग था। सो किंग लुइस 16 ने ये मीटिंग बुलाई थी 5 मई 1789 में। सो अब हुआ क्या? देखो, जब उन्होंने ये मीटिंग बुलाई तो फर्स्ट एस्टेट के 300 मेंबर्स आए, एंड सेम गोज फॉर द सेकंड एस्टेट। लेकिन जो थर्ड एस्टेट थी उसके 600 मेंबर्स थे, ठीक है। एंड ये किस तरीके से सीटेड थे? बेसिकली ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट हमें अच्छे से पता है प्रिविलेज थे, राइट। तो इन लोगों को सीट्स मिली थी एंड दे यूज्ड टू सिट एक दूसरे को ऑपोजिट फेस करके। लेकिन ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे इनके पास बैठने को जगह नहीं थी, तो दे वर स्टैंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज जो आपको यहाँ पे और ध्यान में रखनी है वो ये कि इस एस्टेट जनरल असेंबली में 3 तरीके की कैटेगरीज थी या 3 लोग थे जिनको इनवाइट नहीं किया गया था या जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। फर्स्ट थे आपके पीजेंट्स, सेकंड आर्टिसंस एंड थर्ड विमेन। ये वो 3 कैटेगरीज थी जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी या नहीं आ सकती थी इस एस्टेट जनरल असेंबली में। ऑल्दो इन सबको भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, एंड वो जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास लिख कर दी थी इन अबाउट 40,000 लेटर्स। सो अब हुआ क्या? देखो, यहाँ पे अगर हम क्लियर मेजॉरिटी देख सकते हैं, अगर ये वोट होता है कि टैक्सेस जो है वो बढ़ेंगे तो मेजॉरिटी डिसीजन तो यस ही होगा। बिकॉज देखो, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट जो है वो तो ऑलरेडी टैक्सेस पे ही नहीं करते। टैक्सेस पे कौन करता है? थर्ड एस्टेट। तो ये तो डेफिनेटली हाँ ही करेंगे बिकॉज इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सारा का सारा जो बर्डन है वो लाइक किस पे करेगा? थर्ड एस्टेट पे करेगा। तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा तो नहीं होगा, मतलब हम लोगों को सारे के सारा जो बर्डन है वो लेना पड़ता है, एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट है वो प्रिविलेज रह जाती है। तो ये जो मीटिंग है एक तरीके से बिल्कुल बेसलेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग जो मेजॉरिटी होगी उसी को देखोगे। तो ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं जो वोटिंग सिस्टम है उसको बदला जाए, एंड बदला जाए किस तरीके में? जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एस्टेट से एक वोट आता है, यानी कि अगर 300 मेंबर्स हैं उसमें से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है तो वो अपना वोट देगा टुवर्ड्स यस और नो। सेम गोज फॉर दिस आल्सो एंड सेम गोज फॉर दिस आल्सो। यही वोटिंग सिस्टम बताया था। लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट हमें करना चाहिए 1 मेंबर 1 वोट, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोटिंग होनी चाहिए।
जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या हुआ, अगर 300 पीपल है तो 300 के 300 वोट करेंगे, यहाँ पे भी 300 पीपल है तो 300 के 300 वोट करेंगे, एंड यहाँ पे 600 पीपल है तो 600 के 600 वोट करेंगे। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली सी बात है, अगर इस तरीके से जो वोटिंग सिस्टम है वो बदला जाता है तो हमारा जो थर्ड स्टेट है, जो भी इसका डिसीजन आएगा, जो भी इसकी वोटिंग का रिजल्ट आएगा, दैट ऑब्वियसली विंस, बिकॉज यहाँ पे 600 लोग हैं, इन दोनों को मिलाकर ही 600 है। तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई ना कोई चांस तो है, राइट, कि हम किसी तीसरे डिसीजन पे तो पहुंचेंगे, वरना तो डेफिनेटली सी बात है, क्लियर है यहाँ पे कि यही जीतेंगे, एंड ऑब्वियस सी बात है टैक्सेस अगेन इन पे इम्पोज हो जाएंगे। तो दैट इज वाई जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्होंने किंग से कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको डेफिनेटली चेंज करना होगा। बट डू यू थिंक कि किंग इस चीज को मान सकते थे या इस डिसीजन को मान सकते थे? ऑब्वियसली नॉट, वो भी तो फर्स्ट या सेकंड स्टेट के पार्ट ही थे, ऑल द प्रिविलेजेस उनके पास थी, वो मोनार्क था, तो वो कैसे इन सबको मान सकते? अगर मान भी लेते तो जो सेकंड और फर्स्ट स्टेट के लोग हैं उनसे अपना जो आप कह सकते हैं सपोर्ट है वो लूज कर देते। सो इन दैट केस जब इन लोगों को लगा कि किंग हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये लोग बाहर चले गए, मतलब दे वॉक ऑफ द असेंबली। सो बट ऑब्वियसली बात है, ये लोग यानी कि थर्ड स्टेट के लोग चुप तो नहीं बैठने वाले थे बिल्कुल। सो 20 जून को वो सारे के सारे गैदर हुए एक इंडोर टेनिस हॉल में या कोर्ट में, एंड वहां पे गैदर होके उन्होंने एक मोटिव जो था वो डिसाइड कर लिया था, एंड वो क्या था कि जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। एंड उन्होंने अपने आप को इनफैक्ट एक नेम भी दिया, एंड दैट वाज नेशनल असेंबली। नाउ व्हाई डू यू थिंक उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की सोचा? बट ऑब्वियस सी बात है, वो चाहते थे कि जो किंग या मोनार्क है उसकी पावर्स पे चेक हो, मतलब वो करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दैट इज वाई उन्होंने अपने आप को नाम भी दिया नेशनल असेंबली, मतलब सेल्फ उन्होंने ये फॉर्म करी, एंड इसका जो मोटिव है वो क्लियर था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब इस नेशनल असेंबली को दो लोग लीड कर रहे थे, एंड वो दो लोगों के जो नेम है काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मिराबो एंड एबिसेस ये लोग हैं जो कि लीड कर रहे थे किसको? नेशनल असेंबली को। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि मिराबो एंड एबिसेस ये दोनों ही प्रिविलेज क्लासेस को बिलोंग करते थे, यानी कि ये थर्ड स्टेट के मेंबर नहीं थे। एबिसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक प्रीस्ट थे, एंड बीइंग अ प्रीस्ट इन्हें ये लगा ये जो फ्यूडल सिस्टम है, ये जो प्रिविलेजेस हैं, या तो ये इक्वली हो डिवाइडेड और ये जो फ्यूडल सिस्टम है वो अबॉलिश हो जाए। ये गलत है। सो मच सो दैट उन्होंने एक प्रिंट भी निकलवाया था जहां पे इन्हें बता रहे थे अबाउट व्हाट इज थर्ड स्टेट। अगर हम बात करते हैं मिराबो की, तो ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे एंड सारी की सारी प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। तो डिस्पाइट द फैक्ट ये प्रिविलेज क्लासेस थे फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। सो अभी तक तो हमने बात करी पॉलिटिकल कंडीशन इन फ्रांस, हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड क्या क्या हुआ पॉलिटिकली। लेकिन अगर हम उस चीज को असाइड रखते हैं और वैसे फ्रांस की जो कंडीशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्रांस इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करा था। एंड स्ट्रगल क्यों करा था? क्योंकि विंटर्स काफी ज्यादा सिवियर थी, बहुत ही ज्यादा हार्श थी, जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट था वो अच्छा नहीं हुआ, which means that prices बढ़ चुके थे। एंड क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके थे, लोगों ने भी एक दूसरे की मदद नहीं करी, इनफैक्ट एक दूसरे का अनड्यू एडवांटेज जो थे वो उठाने लगे। फॉर इंस्टेंस जो ब्रेड थे उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, लोगों को लाइनों में घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता था ताकि वो अपने लिए जो कुछ भी उनको मिलता खाने के लिए वो लेकर जा सके। अब डेफिनेटली सी बात है, जब इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी एंड लुइस 16 बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे टुवर्ड्स हिज एस्टेट या टुवर्ड्स हिज पीपल, तो डेफिनेटली सी बात है लोग गुस्सा हो गए, एंड तभी तो उन्होंने मिलकर बैस्टिल पे अटैक किया। सो आई होप अब आप लिंक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट लाइन है इस चैप्टर की उसे कि 14 जुलाई में या 14 जुलाई को जो कंडीशन थी वो किस तरीके की थी, एंड क्योंकि लोग बिकॉज ऑफ दिस रीजन बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे तो उन्होंने इसीलिए बैस्टिल पे अटैक किया। अब जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई टुवर्ड्स फर्स्ट स्टेट पीपल और टुवर्ड्स द नोबल फैमिलीज, जैसे कि उनके जो घर थे दे स्टार्टेड बर्निंग देम और उनको बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ज्यादा यहाँ पे उनकी तरफ से आप कह सकते हैं रिवोल्ट देखा गया टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट कि कुछ लोगों को तो, कुछ नोबल फैमिलीज को तो अपने जो घर है उनको छोड़ के जाना पड़ा। अब जब लुइस 16 ने ये देखा, अब जब उसको ये समझ आया कि नहीं पीपल ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली सी बात है उनको पैसिफाई तो करना पड़ेगा, उनको शांत तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं मोनार्क हूँ एंड अगर ये लोग मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दैट इज वाई अब जो किंग था उसने अपने जो डिसीजन था वो लेने शुरू की, एंड ये डिसीजन कुछ तरीके से फेवर कर रहे थे इन थर्ड स्टेट के लोगों को। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो उन्होंने करी वो ये थी कि ये जो नेशनल असेंबली थी इसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, किंग ने रिकॉग्नाइज किया। अब डेफिनेटली से बात है कि ये जो नेशनल असेंबली थी जो उन्होंने डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनेगा, ड्राफ्ट होगा, एंड इसका जो आप कह सकते हैं मेन मोटिव था वो ये था किंग की पावर्स पे चेक करना। जब ये सब हुआ तो डेफिनेटली से बात है ये कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ, राइट, किंग की प्रेजेंस में नहीं हुआ, कहीं पेपर्स पे नहीं था, लेकिन अब
किंग ने इस नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने ये भी बात मानी कि हाँ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा मैं उसी के अकॉर्डिंगली चलूंगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि किंग ने ये सारी बातें मानना शुरू करी एंड करनी भी पड़ी, तो कुछ चेंजेस आए एंड वो क्या चेंजेस हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। 4 अगस्त 1789 में सबसे पहली चीज जो कि अबॉलिश हुई, या जो फर्स्ट चेंज था, वो ये था कि जितनी भी फ्यूडल, आप कह सकते हैं जो भी फ्यूडल सिस्टम था एंड जो कुछ भी प्रिविलेजेस मिल रही थी टू द फर्स्ट एस्टेट्स एंड टू द सेकेंड एस्टेट्स, उन सबको अबॉलिश कर दिया जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंगली सारे लोग इक्वल थे, तो मीन्स प्रिविलेजेस कोई भी नहीं एंजॉय करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट की जो प्रिविलेजेस थी उन पे बैन लगा दिया गया था। सेकेंड चीज, जो क्लर्जी थे उनको भी टैक्सेस पे करने ही करने थे। हमने देखा था कि जो क्लर्जी है या जो पीपल फ्रॉम चर्च, ये लोग टैक्सेस नहीं पे करते थे, है ना, लेकिन अब इन्हें करने थे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी अबाउट थाइस, यानी कि वो टैक्सेस जो चर्च इंपोज कर रहा था ऑन पीपल, राइट, किंग नहीं, मोनार्क नहीं, चर्च कर रहा था। एंड उसमें क्या था, हमने देखा था कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो हार्वेस्ट है वो डायरेक्टली जाना चाहिए चर्च के पास। तो वो जो टैक्सेस थे उनको भी एक तरीके से जो किंग था अंडर प्रेशर उसको अबॉलिश करना पड़ा। तो वो वाले टैक्सेस जो थे वो भी अबॉलिश हो चुके थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी लैंड था चर्च के पास, एंड आपको पता है कि वो जो लैंड था वो सिर्फ चर्च ने अपने अंडर डायरेक्टली सीज कर रखा था, तो जो भी लैंड था जो वो करता था चर्च, उस सारे के सारे लैंड को अब जो किंग था, या आप जो कह सकते हैं जो मोनार्क था, उसने कन्फिस्केट कर लिया था, सीज कर लिया था। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए था क्योंकि हम देखते हैं कि जो चर्च की पावर्स हैं वो बढ़ती ही जा रही थी, एंड दैट इज वाई उस पर चेक करना काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज तो देख ही सकते हैं कि अंडर प्रेशर ही चाहे लुइस 16 को ये सारी चीजें करनी पड़ी, बट डेफिनेटली सी बात है रेवोल्यूशन की वजह से, रिवोल्ट की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो अब आपको क्या लगता है कि फ्रांस में क्या थी, मोनार्की से अब शिफ्ट हो रहा था किस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्यों? बिकॉज लुइस 16 ने एग्री किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगा। नाउ वन मोर थिंग जो आप जान के काफी ज्यादा शॉक होंगे वो ये, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने जितने भी एसेट्स थे जब उन सबको अपने अंडर सीज किया, तो आप जान सकते हो या बता सकते हो उसकी वैल्यू या वर्थ कितनी थी? इट वॉज अराउंड 2 बिलियन लिव्रेस। सो ये जो है ये करेंसी थी उस टाइम पे फ्रांस की, तो 2 बिलियन। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे, यानी कि इतनी सारी जो गलत चीजें थी, गलत तरीके से जो लैंड एक्वायर करा गया था, गलत तरीके से जो एसेट्स थे उनको ओन किया गया था, जब वो सारे के सारे सीज कर दिए गए, तो आप देख सकते हो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा थी, 2 बिलियन लीव्रेस थी। एंड ये सारी की सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो पाई? बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हुआ। एंड किसने स्टार्ट किया? जो थर्ड एस्टेट थी उसने। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये फ्यूडल सिस्टम अभी तक रहता, जो क्लर्जी है वो टैक्सेस नहीं पे करते, एंड जो चर्च बहुत सारी कंट्रोल जो है अभी भी होता। ओके, सो नाउ इमीडिएटली आफ्टर ऑल दिस कुछ और चेंजेस आए। अब वो क्या चेंजेस है मैं आपको बताती हूँ। सो नाउ अब जब वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था तो कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए, एंड वो क्या चेंजेस है मैं आपको बताती हूँ। सो अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे बदला? तो जो पावर थी अब वो डिवाइड हुई इनटू 3, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जस्ट लाइक इंडिया में है। तो क्या आप गेस करके बता सकते हो कि इन तीनों में कौन से लोग इंक्लूड होंगे? तो लेजिस्लेचर में कौन होंगे? द नेशनल असेंबली प्लस जो लोग वोट करेंगे। एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? किंग, मिनिस्टर्स, राइट। एंड जुडिशरी में कौन होगा? जजेस। तो जो पावर है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अब वो डिवाइड हुई इनटू दीज 3, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी बाय द ईयर 1791। तो अब डेफिनेटली सी बात है जब पावर डिवाइड हो गई तो रूल भी बेटर होगा। तो यहाँ पे 2 चीजें जो है अब वो निकल के आई। क्या थी? कि जो लेजिस्लेचर था अब वो भी इक्वली पार्ट ले सकता था इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो पीपल वोट करेंगे या जो इलेक्टोरल होगा या फिर जो नेशनल असेंबली यानी कि थर्ड स्टेट के लोग हैं जिन्होंने ये असेंबली फॉर्म करी थी, उन लोगों का भी जो ओपिनियन है वो मैटर करेगा। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो इसी तरीके से जो रोल था उसको डिवाइड हो गया था उसके अंडर, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। देन टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो मेन अबव 25 इयर्स ऑफ एज वो पे करेंगे। उसमें भी एक कंडीशन है कि दे हैव टू पे टैक्सेस उतने जितने एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर्स की वेज हो।
ठीक है, तो इससे आप क्या समझ सकते हो? अब डेफिनेटली सी बात है, वही लोग वोट कर सकते हैं जो लोग हाईएस्ट पेइंग टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ऑब्वियसली बात है, 3 डेज ऑफ लेबर्स वेज तक एटलीस्ट जितने मनी होता है उतना इन्हें टैक्सेस पे करना ही करना होगा, वो जो उसके लायक है। तो ये जो कंडीशन थी, क्राइटेरिया था, वो था वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। एंड इसीलिए जो इस कैटेगरी के लोग थे या मेन थे जो टैक्स पेयर्स थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा गया था, एंड पैसिव सिटीजन जैसे कि वुमेन, जो ना ही वोट कर सकती थी एंड ना ही अर्न कर सकती थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स से, जहां पे क्लियरली मेंशन था क्या? फ्रीडम। देन यहाँ पे मेंशन था फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर व्यूज, राइट, देन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स पे मेंशन था। सो यहाँ से हम ये तो देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चेंजेस थे वो डेफिनेटली हुए, जैसे कि जो पावर थी उसकी डिसेंट्रलाइजेशन होना या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होना काफी इंपॉर्टेंट था। हमने देखा कैसे फ्रांस एक मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे वो अबॉलिश कर देता है मोनार्की को कंप्लीटली एंड बन जाता है एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब अभी हम देख ही लेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कि हुआ क्या। सो किंग लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को तो एक्सेप्ट कर ही लिया था, लेकिन डिस्पाइट एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो वो कुछ सीक्रेट डील्स या नेगोशिएशंस एंटर कर चुके थे प्रशिया के किंग के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी सारे नेशंस थे वो देख रहे थे कि फ्रांस में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उनको डर लगा इस चीज से कि अगर यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली सी बात है ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने सीक्रेटली प्लान भी करा कि वो ट्रूप्स भेजेंगे ताकि वो अटैक कर सके, और जितने भी कुछ ये इवेंट्स हुए हैं 1789 की समर में, जितनी भी ये सारी चीजें हुई हैं, इनको शांत या पैसिफाई कर सके, एक तरीके से अपना कंट्रोल जो है वो गेन कर सके। लेकिन इससे पहले ऐसा हो पाता जो नेशनल असेंबली थी, एंड आपको याद है नेशनल असेंबली कौन है, राइट? तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब जो लोग थे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के लिए नहीं समझ रहे थे इस वॉर को। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर किया इस वॉर में पार्ट लेने के लिए, लेकिन उनके लिए ये जो वॉर था ये सिर्फ वॉर नहीं था प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। उन्हें लगा ये एक वॉर है अगेंस्ट किंग या फिर अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेसी, जो कि था थ्रू आउट या इन द यूरोप या फ्रांस में पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो लोगों ने इन सब चीजों में काफी एक्टिवली पार्ट लिया। अब इसके होने से लोगों के अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स तो डेफिनेटली डेवलप हो ही गई थी, एंड मार्सेलीज फ्रांस का न्यू नेशनल एंथम बन चुका था। लेकिन वॉर के साथ साथ फ्रांस में बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आई। अब डेफिनेटली इकोनॉमिक डिफिकल्टीज तो आनी ही थी, क्योंकि लोग खुद वॉलंटियर कर रहे थे वॉर में पार्ट लेने के लिए। तो जितने भी मेन थे वो जा रहे थे वॉर लड़ने के लिए, और जो वुमेन थी वो क्रॉप्स वगैरह को देख रही थी और बेसिकली अर्न कर रही थी लिविंग को। लेकिन यहाँ के लोगों ने फिर भी ये जो इंथुसियाज्म था वॉर के लिए उसको पीछे नहीं छोड़ा। एंड क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उन्होंने इस बात को सोचा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बना गया है ये बेसिकली फेवर करता है पॉलिटिकली उन्हीं लोगों को जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, एंड इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये वॉर को कंटिन्यू करें। इसलिए ना ही उन्होंने वॉर को स्टॉप किया और ना ही उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर हो सकी। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो फॉर्म होने शुरू हुए, जिसमें से एक पॉलिटिकल क्लब जिसका नाम था जैकोबिन्स। सो जैकोबिन्स कौन थे मैं आपको बताती हूँ। सो जैकोबिन्स बेसिकली वो लोग थे जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे, यानी कि वो रिचेस को एंजॉय नहीं करते थे। जैसे शू मेकर हो गए, ठीक है, देन आपके हो गए यहाँ पे प्रिंटर्स, एंड जो छोटे मोटे काम करते थे लोग, बेसिकली इन लोगों से ही बना था ये जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब इनका एक लीडर भी था, एंड उस लीडर का नाम क्या था मैं आपको बताती हूँ। तो इनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। अब जैकोबिन्स क्लब के अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो फॉर्म होना शुरू हुए, एंड ये जो क्लब्स थे ये सिर्फ मेन ही नहीं बट वुमेन भी बेसिकली बना रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये लोग थे इन्होंने सोचा ये अपना जो ड्रेसिंग सेंस है जो नोबेल क्लास है उससे अलग रखेंगे। तो इन्होंने सोचा जो इनका ड्रेसिंग सेंस है वो डॉक वर्कर की तरह होगा। डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो कि काम करते हैं पोर्ट्स पे, पोर्ट्स यानी कि जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। तो उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होती है कैसी होती है? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर जो है वो पहनते हैं विदाउट नी ब्रीचेस। तो जो नोबेल्स हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो थे नी ब्रीचेस के साथ, लेकिन जो इनके कपड़े थे वो जानबूझ के उसमें जो नी ब्रीचेस थी वो नहीं लगवाते थे या नहीं होते थे उसमें। एंड क्यों करते थे? ये बेसिकली ना सिर्फ उनसे अलग दिखने के लिए या अपार्ट होने के लिए, बट ये ऑल्सो शो कर रहा था कि ये चाहते थे कि जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसको ये सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं, एंड आपको पता है पॉलिटिकल राइट्स कौन से? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि राइट टू वोट सिर्फ वही इंसान के पास है जो कि हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट के अंदर आता है ना। दैट मीन्स दैट ऑटोमेटिकली जो अच्छी तरीके से अर्न नहीं करते या जो वेल ऑफ नहीं है वो लोग वोट नहीं
नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई इन लोगों ने एक तो उनसे अलग रहने के लिए और ऊपर से दिखाने के लिए कि अब जैसे हमने तुम्हारा जो फैशन है उसको डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी जो पावर है उसको भी हम एंड करना शुरू कर देंगे। एंड ये सब क्यों लग रहा था उनको? क्योंकि इन्हें ऐसा ही लगा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेवर कर रहा है किसको? रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। सो अब नेक्स्ट क्या? अब जो ये जैकोबियंस थे उन्होंने प्लान किए एक वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या फिर आप अथॉरिटी कह सकते हैं, जिसके लिए आपके जो वर्ड है गिवन बुक में दैट इज इंसरेक्शन। तो उन्होंने ये जो प्लान करी, इसमें कौन लोग थे? इसमें थे जो पैरिसियंस थे या पीपल ऑफ पेरिस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग थे वो काफी ज्यादा गुस्सा थे। एंड गुस्सा क्यों थे? गुस्सा इसलिए थे क्योंकि प्राइसेस काफी बढ़ चुके थे फूड के और सप्लाई जो थी वो भी कम थी। अब बिकॉज ये प्रॉब्लम्स थी तो डेफिनेटली वो गुस्सा तो थे ही। अब इनके गुस्से का फायदा इस पॉलिटिकल क्लब ने उठाया एंड दैट इज व्हाई ऑन August 10 उन्होंने जो पैलेस है उस पे अटैक किया। एंड पैलेस का नाम क्या है? पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज पे उन्होंने अटैक किया। वहां पे जो गार्ड्स थे जितने भी उनको मार डाला एंड जो किंग था उसको हॉस्टेज बना लिया, या आप कह सकते हैं प्रिजनर बना लिया, ठीक है, जिसके बदले में वो कोई भी काम करवा सकते थे किसी से भी, ठीक है। सो ऐसा उन्होंने किया क्यों? क्योंकि वो गुस्सा थे। वो गुस्सा इसीलिए थे क्योंकि जो किंग है वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे टुवर्ड्स द इकोनॉमी। तो इसलिए लेटर जो असेंबली थी उसने डिसाइड किया कि जो भी रॉयल फैमिली है उसको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा एंड जो इलेक्शंस थे वो वापस से हेल्ड किए जाएंगे। तो अब जो इलेक्शंस थे दे वर अगेन हेल्ड एंड यहाँ पे जो चेंजेस थे वो आए। एंड जो चेंज था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अब मेन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं, प्लस इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, क्योंकि हमने देखा था कि वो लोग ही जिनके पास प्रॉपर्टी या मनी है वो ही वोट कर सकते हैं, दैट टू दे हैव टू बी 25 अबव। तो अब 21 अबव इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है वो लोग वोट कर सकते हैं। तो जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद जो ये डिक्लेरेशन थी दैट वाज मेड। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, अब फाइनल डेट है जो कि दैट इज द फाइनल डेट जब फ्रांस में अबॉलिश हो गई थी मोनार्की, चाहे वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही क्यों ना हो। क्या हो गई थी? अब रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड कब? मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ। सो 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया था एक रिपब्लिक। अब चलिए रिपब्लिक का मतलब जानते हैं। सो रिपब्लिक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं पहली बात तो गवर्नमेंट को, प्लस जो गवर्नमेंट का हेड है वो भी लोग ही हैं उसे इलेक्ट करने वाले। मतलब जो आपको यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है वो ये, यहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर एक किंग अभी थ्रोन पे है तो आफ्टर हिज डेथ जो उसका सन या डॉटर है वो एक्वायर करेगा थ्रोन को। सो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है। तो ये है रिपब्लिक। सो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का। सो आपको शायद नहीं पता होगा ये बात भी कि इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। जब आप अपने पासपोर्ट पे देखते हो तो वहां पे लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से और भी रिपब्लिक्स हैं जिनके एग्जांपल्स आई एम श्योर आप डेफिनेटली देख सकते हो। So, अब क्योंकि किंग लुइस 16 ऑलरेडी सीक्रेट नेगोशिएशंस में थे प्रशिया ऑस्ट्रिया के साथ, उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों के अगेंस्ट हम वॉर लड़ रहे थे, यानी कि ये जो फ्रांस के लोग हैं वो वॉर लड़ रहे थे, इसीलिए किंग लुइस 16 को ट्रीजन या आप कह सकते हैं बिट्रेयल विद द किंगडम उस पे चार्ज करा गया और उसको बिहेड कर दिया गया। बिहेड मतलब कि एक पनिशमेंट होती है जहाँ पे बेसिकली आप देखते हैं ना कि मूवीज में भी आपने देखा होगा जहाँ पे एक जगह बना रखी होती है स्पेसिफिकली, जो नेक है उसको प्लेस किया जाता है वुडन, उस पे एक स्लेट टाइप्स होता है उस पे रखा जाता है एंड इट इज चॉप्ड। तो इस तरीके से उसको बिहेड कर दिया गया था। एंड ये डेट क्या थी और कहाँ पे किया गया था मैं बताती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे ऑन जनवरी 21, 1793 पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था किंग लुइस 16 को, ठीक है। सो ये तो अब हमने जान लिया कि लुइस 16 तक ये सारी चीजें जो थी वो हुई। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो कमिंग इयर्स थे उनमें क्या हुआ और क्या क्या चेंजेस आए। एंड कहा जाता था कि इसके बाद का जो टाइम है इट वाज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर, या फिर एक पीरियड ऐसा था वो पूरा कि वहां पे सिर्फ टेरर ही टेरर था अमंग पीपल। अब वो क्या था चलिए देखते हैं। सो अब इससे पहले मैं ये वाला जो टॉपिक है उसको शुरू करूं। आई अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसे हम फिल नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हैं जिन्हें हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बट आपको यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक छोटी सी बात समझनी है एंड वो ये कि ये आपकी एक सिर्फ छोटी सी टेक्स्ट बुक है एंड इसमें जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन उतनी प्रोवाइडेड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली वो इसके अंदर नहीं है तो आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है, उसको कनेक्ट नहीं करना। जहां मैं आपको बता रही हूँ कनेक्ट करने के लिए वहां आपको डेफिनेटली जिसका लिंक है वो देखना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बाकी सारी चीजें समझा ही रही हूँ।
तो रेन ऑफ टेरर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था जैकोबियंस के जो लीडर थे वो कौन थे, रॉबस्पेयर, ठीक है। अब उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल और पनिशमेंट जो था वो बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से इम्पोज किया। अब क्या किया, अब मैंने आपको बताया कि जैकोबियंस क्लब उन लोगों का क्लब था जो लोग नॉन प्रोस्पेरस रीजन या सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो शू मेकर्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से छोटे मोटे काम करते हैं, यानी कि इतने वेल ऑफ नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों के जो एनिमीज होंगे वो कौन होंगे, नोबेल्स, राइट। तो इसीलिए अगर ही फाउंड कि कोई भी एनिमी था रिपब्लिक का, जैसे कि एक्स नोबेल्स हो गए, देन कोई एरिस्टोक्रेसीज हो गई या बहुत ज्यादा रिच पीपल, ये सारे लोग अगर बेसिकली देवर इन लोगों ने अगर किसी गलत चीज में इनको पकड़ा गया या देवर अगेंस्ट समथिंग जो सबके लिए था, तो इनको अरेस्ट किया जाता था, फिर इनको ले जाए जाते थे रेवोल्यूशनरी कोर्ट्स में, जहाँ पे इनका ट्रायल जो था वो चलता था। एंड अगर उसके बाद दे वर फाउंड गिल्टी, अगर वो गिल्टी फाउंड होते थे तो दे वर पनिश्ड। एंड पनिश्ड कैसे किया जाता था, गिलेटिन से। सो गिलेटिन क्या था, बेसिकली एक तरीके की पनिशमेंट थी जहाँ पे बिहेड किया जाता था। सो गिलेटिन एक आप कह सकते हैं डिवाइस टाइप समझ लीजिए। सो दो पोल्स होते थे जहाँ पे ब्लेड जो था अटैच था, सो उस ब्लेड से जो नेक है या जो हेड है उसको चॉप ऑफ कर दिया जाता था, दैट इज वाई बिहेड कहते थे। तो अगर लोग गिल्टी फाउंड किए जाते थे तो दे वर बिहेडेड। तो जो उसका तरीका था वो काफी ज्यादा सिवियर, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए जितने भी लोग थे स्पेसिफिकली जो बिलोंग करते थे टू प्रॉस्पेरस सेक्शंस, ठीक है, वो लोग हमेशा इस टेरर में रहते थे कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो डायरेक्टली हमें भी इसी तरीके से बिहेड कर दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट भी कुछ लॉज लेकर आई थी और कुछ चेंजेस थे, वो क्या थे इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ। सो रॉबस्पेयर की जो गवर्नमेंट थी वो काफी स्ट्रिक्ट लॉज जो थी वो लेकर आई थी। जैसे फर्स्ट था मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। हम देख रहे थे वेजेस काफी कम थी एंड प्राइसेस जो थे वो काफी ज्यादा थे, तो इनको कंट्रोल करना, इन पे सीलिंग रखना या आप कह सकते हैं इनको एक तरीके से एक मॉनिटर करना, वो जो थी गवर्नमेंट कर रही थी। सेकेंड था मीट प्लस ब्रेड दे वर राशन्ड। नेक्स्ट है जो चर्चेस थे जिनके पास बहुत सारा लैंड था, है ना, सो उन सारे चर्चेस को, जो बहुत बड़े बड़े चर्चेस थे, उन सबको ऑफिसेज में चेंज कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो पीजेंट्स थे उन्हें जो गवर्नमेंट थी फोर्स कर रही थी कि आप अपनी जो ग्रेन्स है उनको सेल करो इन सिटीज, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करो, सेल करो इन सिटीज एंड एट फिक्स प्राइसेस। और वो जो फिक्स प्राइसेस थे वो भी जो गवर्नमेंट थी वो ही सेट कर रही थी। नेक्स्ट आता है आपका जो आपका एक्सपेंसिव फ्लावर है उसको यूज करना फॉरबिडन था, ठीक है। सो वो उसको खाने में यूज नहीं कर सकते थे, इनफैक्ट उसकी जगह दे वर सपोज टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो सिटीजन्स थे ऑफ फ्रांस उनको मैडम एंड मसियर कहते थे, उसकी जगह बोला जाएगा सिटोयन एंड सिटोयन, ठीक है। सो ये जो चेंजेस थे ये सब आए थे जब गवर्नमेंट थी किसकी, रॉबस्पेयर की, या आप कह सकते हैं किस तरीके से जो चेंजेस थे वो देखे गए थे। लेकिन रॉबस्पेयर की जो पॉलिसीज थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, इतनी ज़्यादा रिलेंटलेस एक तरीके से आप कह सकते हैं वो थी कि इनफैक्ट जो उसके खुद के सपोर्टर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं इसमें कुछ मॉडरेशन होनी चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एंड इसीलिए रॉबस्पेयर को कन्विक्ट किया गया जुलाई 1794 में, बेसिकली उसको कोर्ट में लाने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको मॉडरेट करो। वो नहीं हुई, उनको मॉडरेट नहीं किया गया एंड फाइनली उसका भी जो सेम फेट था वही हुआ जैसे लुई 16 का था। सो उसको भी आप कह सकते हैं एक तरीके से ही वॉज गिलिटिन्ड, मतलब उसको भी बिहेड कर दिया गया। सो नाउ व्हाट, अब तो इसकी भी जो गवर्नमेंट थी वो भी नहीं रही, मोनार्की भी नहीं रही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं रही, तो अब होगा क्या। सो अब एक डायरेक्टरी थी जो कि रूल कर रही थी फ्रांस को। अब वो डायरेक्टरी क्या थी और डायरेक्टरी का मतलब क्या है देखते हैं। सो देखो, जैसे ही रॉबस्पेयर की जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, उसके बाद क्या हुआ, डेफिनेटली सी बात है जो वेल्दियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन लोगों ने अपनी जो पावर है उसको गेन करना शुरू कर दिया, कंट्रोल कर दिया। तो अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर से आया और ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था ये बेसिकली उन लोगों को प्रोहिबिट कर रहा था वोट करने के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। तो अब दो काउंसिल्स थे उसमें से, या दो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थे उन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई मिलके जिसमें 5 मेंबर्स जो थे वो एग्जीक्यूटिव थे एंड इन सबको इकट्ठे अगर हम देखें तो डायरेक्टरी कहते हैं। एंड अब ये रूल कर रहे थे फ्रांस को फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो अब ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो सेफगार्ड कर सके ये जो सारी की सारी पावर है वो ना जाए किसी एक इंसान के पास या एक एग्जीक्यूटिव के पास, इसीलिए इसको बेसिकली बनाया गया था। लेकिन फिर भी इनमें आपस में ही जो डायरेक्टर्स थे उनमें क्लैशेस होने लगे। अब क्योंकि इनमें क्लैशेस होने लगे, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगी, तो इसका फायदा उठाया मिलिट्री ने। जब इन मेंबर्स की आपस में फाइट होने लगी काउंसिल्स के साथ और ये एक दूसरे को डिसमिस की बात करने लगे, जब इस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो डेफिनेटली सी बात है कोई ना कोई इसका फायदा जरूर उठाता। एंड किसने उठाया, मिलिटेंट डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने।
सो अब डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने या नेपोलियन बोनापार्टे ने बेसिकली इन सब सिचुएशंस का फायदा उठाया एंड अपना जो कंट्रोल था वो गेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी फ्रांस में हम देखते हैं कि इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई, राइट, लेकिन जो यहाँ पे मोटिव्स थे वो सेम थे। और वो मोटिव्स क्या थे? चाहे वो फ्रेटर्निटी का हो, चाहे वो इक्वालिटी का हो, चाहे वो फ्रीडम का हो, चाहे वो आप कह सकते हैं लिबर्टी का हो, ये सारे कुछ ऐसे मोटिव्स थे जो कि बाकी यूरोप में एक तरह से आप कह सकते हैं इंस्पायर कर रहे थे या मोटिवेट कर रहे थे लोगों को टू फाइट फॉर देमसेल्व्स। सो ये तो हमने देखा कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बना फ्रांस एंड उसके बाद क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए, एंड एंड में हम देखते हैं कि जो डायरेक्टरी थी वो रूल कर रही थी फ्रांस में, एंड देन उसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन ने उसका फायदा